चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 8 के 9 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जन सुविधाएं। यहाँ अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस पर सफ़र कर रहे हैं और शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे शहर के जल सुविधाओं के देख रहे हैं। तो देखते हैं चेन्नई के लोगों और पानी के बारे में देखते हैं। तो श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्नागार में रहते हैं और भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचे वाला यह इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहते हैं। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम करते हैं। शहर के ज़्यादातर इलाकों की तरह मेलापुर में सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है और यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की ज़रूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है और लोग उसे शौचालय और सर सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च होते हैं। पानी के पीने के लिए पानी साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवा लिए हैं और उसके बाद मणिपाकम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है और पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है और वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसके झुग्गी का किराया 6 से 50 रुपये माहवार है और उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पीने के लिए अन्य स्रोत हैं, न ही पानी के अन्य स्रोत हैं। और इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है और इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है और इन दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है और इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई दिनों को कई परिवारों को पीने की पानी नहीं मिल पाता है और उन्हें टैंकरों का इंतजाम करना पड़ता है। उसके बाद देखें जीवन के अधिकार के रूप में पानी देखें। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारा पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं उनमें से उसका स्थान काफ़ी ऊपर रहता है और पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध न हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है अगर सहज कोई उपाय हो तो। उसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का अधिकार है कि उससे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। और कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होनी चाहिए और दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमे में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। अब कुछ दिन पहले 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया और पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत की थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है और उससे भूमिगत पानी दूषित हो रहा है जो सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। और इन मुकदमों के आधार पर न्यायाधीश ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। उसके बाद जन सुविधाएं देखें। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। और पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दोनों सुविधाओं के बारे में पढ़ा था, यानी क्लास 7 वाला पुस्तक में। और इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से भी जाना जाता है। और किसी जन सुविधाएं की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गाँव में एक स्कूल बना दिया
जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकती है, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सकती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। सरकार की भूमिका देखें, चूँकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर आनी चाहिए और जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझने के लिए जिम्मेदारी सरकार यानी और केवल सरकार को ही क्यों करनी चाहिए देखते हैं। तो हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती है और क्लास 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके हैं कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कार्यों में दिलचस्पी क्यों लेगी। उसके बाद लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाएं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी होती है और हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। और ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं और यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी और उसके बाद इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के रवाज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाते हैं। ये एक तस्वीर है सभी भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देंगे और इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता एवं शोधार्थियों के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। उसके बाद यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है जैसे लेकिन जो निजी कंपनियां पानी के बोतलों में उपलब्ध कराती है बड़े ज़्यादा महंगे पर और सबके लिए उपलब्ध नहीं होती है और यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। और जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है और किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं के इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन का अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। उसके बाद ये सरकार को जन सुविधाएं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है तो देखें, आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए संसद अपने नफ़े नुकसान या ब्यौरा पेश करती है और इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों को योजना सामने रखती है, जो अभी हाल ही में हुआ था। अवश्य बजट में सरकार को इस बात की भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी और जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। और जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च करना पड़ता है। और सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा से पानी का खर्च उठा सके
जन सुविधाएं क्या होती है? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का ही सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई असर न छोड़े। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवाया जा सकता है? अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाइए कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है, और अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर में बिल वसूल करने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य है? और किसी वेतनभोगी कर्मचारी या अपना व्यवसाय या फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति के एक दुकानदार से बात करके पता लगाइए कि लोग किस तरह के सरकार को कर चुकाते हैं, और अपने नतीजों को कक्ष में शिक्षक को दिखाए गए भी चर्चा करें। कर के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के बारे में पता लगाएं। उसके बाद कम दूरी के लिए, ये जो चित्र दिया गया, कम दूरी के लिए बस ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन। ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों में ही अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपये का खर्च किया गया। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती है तो इतने भारी खर्चों की ज़रूरत न पड़ेगी और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। और आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? तो देखते हैं चेन्नई में पानी का आपूर्ति क्या सबके लिए, क्या सबको पानी मिल रहा है? देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी को व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह जन सुविधाएं बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है और न्यायपालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। और कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उससे उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, और जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। और जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ सकते हैं। वे बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच पाती है, और यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। और इस तरह संपन्न सबके पास ही ज़्यादा विकल्प होते हैं और वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। और इस मद से खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, और परंतु गरीब इस सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से दूर हो जाता है। उसके बाद किसानों के पानी के छीनना देखें तो पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए, और बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मोमदून, पालूर और उसके बाद करुणगीझी जैसे कस्बों में शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है, और 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। और हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पैसेगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जिम्मेदारी से पानी निकाल सके। और इस तरह न केवल खेतों का पानी छिन जाता है और बल्कि गाँवों के लिए पानी के पीने के पानी आपूर्ति कम हो जाती है, और नतीजा यह होता है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। उसके बाद विकल्पों का तलाश लेके चेन्नई की स्थिति
कोई अनूठी नहीं है और गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगा है। और नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है और ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है और पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। इस शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए और पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है और शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की। और लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी 1 बाल्टी ही नहीं मिल पाता और दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी पानी मिल पाती है। उसके बाद नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामी रहती है और माना जाता है कि सरकार की असमर्थता माना जाता है। और कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और वह बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रही है और इसीलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। दूसरा है कि दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति इस सब लोगों तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद तीसरा है जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है और इससे कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं हो पाया और ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए और बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव से सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। चौथा है कि भारत में सरकार जल विभागों की सफलता के कई ही उदाहरण रहे हैं और लेकिन ये उदाहरण कम है और उसकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेती है और हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ती है। और चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचयन के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी सेवाएं दी जा रही है और लेकिन पानी के टैंकरों की तरह सरकारी जलापूर्ति विभाग की तय करता है, जल विभाग ही तय करता है और वहीं उन्हें काम करने के लिए इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार देखें तो हमारे लिए शौचालय उन्होंने हैरानी से कहा और हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटाते हैं। लैट्रिन तो हमारे जैसे लोगों के लिए होती है। और अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य राजकोट स्वास्थ्य समिति 1896 पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाले बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68% परिवार के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वास्थ्य सुविधा यानी घर के भीतर शौचालय 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। और यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के परिवारों की स्थिति ज़्यादा कमजोर दिखाई देती है। और गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाई और 12 लाख से ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं और जिससे 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और इन सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनत कश वर्ग के लोग होते हैं। और सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाई बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध किए हैं और स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयुक्ताओं से मिलने वाले पैसे भी
पैसे से भी पूरी हो जाती है। जैसे शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 1 रुपया शुल्क दिया जाता है। और अगली बार जब आप इन सुलभ शौचालयों को देखेंगे तो वहाँ हो सकता है कि इन खुद यह जानना चाहेंगे कि शौचालय कैसा होता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरत से होता है और भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराए। अब लेकिन इन मोर्चों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति से कमी है और वितरण में भारी असमानताएं दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सुविधाओं की स्थिति कमजोर है और इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथ में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। और किसी भी समाधान से इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पीने का अधिकार है। और पानी पीने का अधिकार है या कोई भी सुविधा पाने का अधिकार है और उससे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। शब्द संकलन, स्वच्छता, मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा है। इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचने के लिए ऐसा जरूर करना चाहिए। उसके बाद कंपनी एक तरह की व्यवसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है और जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील यह निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है और सार्वभौमिक पहुंच गया है। तो जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाए और वह उसका खर्च उठा सकता है तो उसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर के नल में पानी आ रहा हो और परिवार को पीने का पानी पहुंच रहा हो और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वच्छ और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है।